और सीरिया में तख्ता पलट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, दमिश्क पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। दमिश्क का किला ढह गया। दमिश्क एयरपोर्ट पर भी विद्रोहियों ने पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है और मैदान छोड़कर सैनिकों को भागना पड़ा है। सीरिया की सेना जो कि रूस के सहयोग से, ईरान के सहयोग से मुकाबले में डटी थी, उसको मैदान छोड़कर भागना पड़ा है। ये इस वक्त की सीरिया की अहम खबर है। और सीरिया में तख्ता पलट के बाद दमिश्क की सुबह की तस्वीर सामने आई है। दमिश्क के चौराहे पर गोलियों की आवाज साफ तौर पर सुनाई दे रही है। ये देखिए, तख्ता पलट के बाद जो पहली सुबह हुई है सीरिया के अंदर, सुबह की पहली तस्वीर इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें तख्ता पलट के बाद के सीरिया की, वो सीरिया जिस पर अब बशर अल असद का शासन नहीं है, उनका अधिकार नहीं है। बशर अल असद देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए हैं और विद्रोहियों ने सीरिया के तमाम इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया है। सीरिया की तख्ता पलट के बाद की पहली सुबह। और देखिए एक और बड़ी खबर सीरिया से। सीरिया में असद की सेना के भागने का वीडियो आपको दिखाते हैं। असद की सेना के जवान इराकी बॉर्डर पर नजर आए हैं। असद की सेना के जवानों ने इराक में जाकर शरण मांगी है। तो ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इराक बॉर्डर पर सीरिया, इराक बॉर्डर पर जो असद की सेना है उसके जवान आपको नजर आ रहे हैं, इराक में शरण की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। सीरिया के जो सैनिक हैं, ये देखिए यह हालात हो गए और यही एक बहुत बड़ी वजह है जिस तरह से बहुत तेजी के साथ पूरे सीरिया पर विद्रोहियों ने कब्जा जमा लिया, क्योंकि साफ तौर पर समझा जा रहा था जिस तरह से कदम पीछे खींच रहे थे असद के सैनिक, मनोबल टूटा हुआ था, हताश नजर आ रहे थे। और आप देखिए ये दो तस्वीर आपके सामने, एक तरफ दमिश्क की तस्वीर दिखा रहे हैं सीरिया की राजधानी की, जहां पर दमिश्क में कब्जे के बाद जश्न मनाया जा रहा है और यहां पर गोलियों की आवाज भी आप सुन पा रहे हैं। सुबह सुबह की वहां पर तस्वीर है। और दूसरी तरफ असद की सेना के भागने का वीडियो, इराकी बॉर्डर पर डेरा जमाया हुआ है, इराक से शरण की मांग की जा रही है। और देखिए सीरिया में असद के देश छोड़ने के बाद जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़कों पर उतरे लोग, असद के खिलाफ नारेबाजी की गई है, विद्रोहियों के समर्थन में नारेबाजी की गई है और सीरिया की सड़कों पर उतरकर लोग जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें। और देखिए एक और बड़ी खबर सीरिया से, सीरिया जंग से जुड़ी ये सबसे ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं। दमिश्क छोड़कर भाग रहे असद के सैनिक, ये तस्वीर आप देखिए, असद के 2000 सैनिक इराक की तरफ भागे हैं। तो एक तरफ इराक के बॉर्डर पर सैनिकों का जमावड़ा, वो तस्वीर, और वहीं दमिश्क से कैसे जो सीरियाई सैनिक है वो भागे हैं, वो तस्वीर भी आपके सामने। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दमिश्क की, और साथ ही साथ इराक के बॉर्डर की तस्वीर आपके सामने है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए किस तरह से इराक के बॉर्डर पर जाकर जो सीरियाई सैनिक है वो शरण मांग रहे हैं। असद की सेना है ये, जो कि दमिश्क छोड़कर और तमाम जो बड़े शहर हैं जहां पर विद्रोहियों का कब्जा हुआ है वहां से भाग खड़ी हुई है और अब इराक की तरफ ये रवाना हुए। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर। और कुछ और अहम तस्वीरें हमारे पास आई हैं। दमिश्क एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची हुई है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भागते नजर आए हैं लोग। एयरपोर्ट पर विद्रोहियों के पहुंचने की खबर के बाद क्या आलम था,
ये आप देखिए एयरपोर्ट पर अब पूरी तरह से विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है, लेकिन जब विद्रोही एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे उस वक्त एयरपोर्ट पर किस तरह से अफरा तफरी का आलम देखा गया, ये देखिए। يا بيي العالم سكرت وهربت يا بيي ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जानकारी ये भी मिली कि उस वक्त एयरपोर्ट पर जितने लोग मौजूद थे वो जल्दी से जल्दी देश छोड़ने की फिराक में थे। हर कोई जल्द से जल्द सीरिया छोड़कर किसी और देश के लिए रवाना होना चाहता था और उसी दौरान की अफरा तफरी की तस्वीरें सीरिया के दमिश्क एयरपोर्ट की सामने आई। और देखिए एक और बड़ी खबर दमिश्क से, जहां पर सेना के टैंक में धमाका हुआ है। सेना खुद अपने टैंक को नष्ट कर रही है। ये देखिए, इससे पहले ये देखिए आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं दमिश्क की, जहां पर सेना के टैंक में धमाका हुआ है और ये इसलिए हो रहा ताकि विद्रोहियों के कब्जे में हथियार ना लगे। हथियार टैंक को नष्ट करने का जो अभियान है वो खुद छेड़ा गया असद की सेना की तरफ से। सेना ने टैंक और हथियार को चलाया तो हथियार डिपो में भी धमाका हुआ, ये खबर सामने आई है। और साथ साथ जो टैंक है उनको भी नष्ट किया गया ताकि कुछ भी ऐसा साजो सामान जो हथियार है वो विद्रोहियों के रेबल्स के हाथों में ना लगे। इससे पहले उन्हें धमाका करके बर्बाद कर दिया गया। और देखिए एक ताजा खबर आ रही है, असद के सैनिक इराक की तरफ रवाना हुए। अपने हथियारों के साथ रवाना हुए असद के सैनिक T-55 टैंक BMP-1 और BREM-1 के साथ ये सैनिक नजर आए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, इराक की तरफ जाते दिखे हैं बशर अल असद के सैनिक, सीरियाई सैनिक। D-30A होवित्जर भी सैनिकों के साथ इन तस्वीरों में नजर आ रही है। इन्फेंट्री व्हीकल से रवाना हुए असद के सैनिक, ये उसी दौरान की तस्वीरें। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर दमिश्क से, दमिश्क के उम्मद स्क्वायर का वीडियो आपको दिखाते हैं। दमिश्क में सेना नजर नहीं आ रही है। ये देखिए आप, ताजा तस्वीर आपको सुबह की दिखा रहे हैं। उम्मद स्क्वायर में है रक्षा मंत्रालय, लेकिन यहां पर कोई भी सीरियाई सैनिक या उसकी मूवमेंट नहीं है। उम्मद स्क्वायर में ही सेना का मुख्यालय है, लेकिन हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि दमिश्क से जो असद की सेना है, जो सीरिया की आधिकारिक सेना है, वो भाग खड़ी हुई है। और देखिए सीरिया के राष्ट्रपति भवन के अंदर भी विद्रोही दाखिल हो चुके हैं। राष्ट्रपति भवन पर पूरी तरह से विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। राष्ट्रपति भवन छोड़कर जितने भी सुरक्षाकर्मी थे वो भाग चुके हैं और अब ये पूरा का पूरा इलाका, ये हाई सिक्योरिटी जोन पूरी तरह से विद्रोहियों के कब्जे में आ गया है। विद्रोही जो चाह रहे हैं वो यहां पर करते नजर आ रहे हैं। TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीरिया के राष्ट्रपति भवन की, जहां अपनी राइफलों से गोलियां दागकर विद्रोही जश्न मनाते नजर आ रहे हैं राष्ट्रपति भवन पर कब्जे। مدير مكتب رئيس هيئة الأركان الله أكبر وتحية لرجال دوما ورجال جيش الإسلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا شباب. هاي الدوام صاروا بقصر الجمهورية مدخل قصر الجمهوري هو جيش الإسلام. الله أكبر على السيطرة عليه. الأركان هون مدير مكتب رئيس هيئة الأركان الله أكبر وتحية لرجال دوما ورجال جيش الإسلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا شباب. داخل قصر الجمهوري. هاي الدوام صاروا بقصر الجمهورية شار الكلب مدخل قصر الجمهوري. तो लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है वो सबसे पहले आपके सामने हम रख रहे हैं दमिश्क से। एक और तस्वीर और बड़ी खबर, दमिश्क में एयरफोर्स बेस पर कब्जा हो गया। मेजा एयरबेस पर बागियों ने कब्जा कर लिया है, विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। मेजा एयरबेस पर कई लड़ाकू विमान मौजूद है। तो ये देखिए आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जो एयरबेस है मेजो एयरबेस, वहां पर
कई लड़ाकू विमान मौजूद हैं जो खबर सामने आ रही है दमिश्क में, और यहां पर भी विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। तो हर एक तस्वीर, हर एक जो खबर सबसे पहले इस वक्त सीरिया के हालात को लेकर हमारे पास आ रही है, वो जानकारी इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, वो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। और ये देखिए दमिश्क की ये तस्वीर आपके सामने, जहां पर किस तरह से सड़कों पर जो मूवमेंट है वो आपको नजर आ रहा है। विद्रोहियों का हर तरफ कब्जा हो गया है। और एक और ये बड़ी खबर की जो मेजो एयरबेस है वहां पर भी विद्रोही पहुंच गए। और देखिए दमिश्क में सरकारी इमारतें खाली हो रही हैं, जनरल स्टाफ बिल्डिंग को भी खाली करा लिया गया है, एविएशन कमांड सेंटर भी पूरी तरह से खाली हो चुका है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो जनरल स्टाफ बिल्डिंग है वो पूरी तरह से खाली करा ली गई है। विद्रोहियों के कब्जे के बाद, विद्रोहियों के पावर में आने के बाद अब तमाम जगहों पर अहम डेवलपमेंट नजर आया है। जो एविएशन कमांड सेंटर है उसे भी पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। यानी दमिश्क में अब तमाम जो सरकारी इमारतें हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस वाली जो बिल्डिंग्स हैं, उन पर पूरी तरह से विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। और अब बड़ी खबर, असद के सीरिया छोड़ने पर अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, आज सुबह बशर अल असद भागे हैं सीरिया से, आज सुबह दमिश्क से निकले हैं असद। असद के जाने की जगह अभी तक तय नहीं है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का अब दावा सामने आ रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष ने आपको पहले ही बताया था कि किस तरह से बशर अल असद दमिश्क छोड़ चुके हैं, सीरिया छोड़कर किसी सेफ जगह के लिए निकल चुके हैं। और असद के विमान को लेकर तमाम तरह की बड़ी खबरें अब सामने आ रही हैं। रडार से आखिर विमान गायब कैसे हो गया, राष्ट्रपति बशर अल असद का यह बहुत बड़ा सवाल है। अब आपको दिखाते हैं दमिश्क से असद प्लेन के जरिए, कार्गो प्लेन के जरिए निकले कैसे और फिर आखिर कहां गए, ये जरा बिग वॉल के जरिए हम आपको समझाते हैं। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि हमारे सहयोगी सुमित भी हमारे साथ आ जाएं। सुमित, हमें जरा इंफॉर्मेशन वॉल पर ज्वाइन कीजिए। ये इस वक्त बहुत बड़ा सवाल है सुमित कि आखिर बशर अल असद का विमान गया तो कहां गया, वो अभी है कहां। पहले मैं चाहूंगा जरा यहां पर आप आ जाएं। दमिश्क से बशर अल असद निकल गए, वो एक कार्गो प्लेन में सवार हैं, ये जानकारी तो सामने आई। ये मैप जो हमें है वो क्या बता रहा है, इस विमान का रूट जो है उसे लेकर क्या जानकारी? लगातार हम अपने दर्शकों को 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर आपने बताया दमिश्क से निकले, होम्स के रास्ता बदला, और फिर तीसरी तस्वीर रडार से गायब। अब हम तीनों पॉसिबिलिटी के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम दमिश्क की बात करते हैं। दमिश्क से करीबन 4:30 बजे सुबह के सीरियन टाइम के अनुसार उनका जो प्लेन था, कहा यह जा रहा है कि रशियन ट्रांसपोर्टर कार्गो विमान यानी IL-76 से उन्होंने उड़ान भरी और वो सीधे गए यहां से होम्स की तरफ। और ये IL-76 रशियन विमान है। बिल्कुल, और ये भी कहा जा रहा है कि ये मिलिट्री विमान था जिससे उनको जाना था रशियन बेसिस के ऊपर, यानी टॉटस के पास, यानी होम्स से ठीक आगे वहां पर। अब दूसरी तस्वीर पे आ जाते हैं समीर, आइए यहां पर। पहली तस्वीर से क्या पता चला कि ज्यादा संभावना इस बात की है कि वो रूस जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए अभी कहा गया था, 2 दिन पहले खबरें आई थी कि उन्होंने अपने पूरे परिवार को रूस के लिए रवाना कर दिया, और ना सिर्फ परिवार के लोगों को बल्कि अपने कई सेक्रेटेरिएट, कई चीफ ऑफ स्टाफ को भी उन्होंने रूस के लिए रवाना कर दिया था, जो उनके कामकाज को मैनेज करते। ठीक है, यानी ज्यादा संभावना इस बात की कि वो रूस के लिए रवाना हुए हैं। लेकिन ये क्या हुआ बीच में, ये क्या माजरा है, सुमित जरा समझाइए। होम्स से प्लेन ने रास्ता क्यों बदला? अब दूसरी पॉसिबिलिटी पे हम बात कर लेते हैं। यहां से दमिश्क से ये होम्स की तरफ उड़े। होम्स मुश्किल से मैं आपको बता रहा हूं कि 50 से 100 किलोमीटर दूर है दमिश्क से। और होम्स के आसपास के इलाकों में अगर आप देखें कि यहां से एरियल डिस्टेंस जो है, यहां पर ये विमान आने के बाद तुरंत यहां से मुड़ गया। और ये अगर आप देखें ऊपर, यह टॉटस, और यहीं पर टॉटस यानी जहां पर रूस का बेस है। बिल्कुल, और इसी के आगे अगर आप देखेंगे तो उनका एयरफोर्स का बेस भी है रशिया का। और अभी इसलिए यहां से जब विमान उड़ान भरता है, वो यहां से नहीं गया, वो विमान घूमकर यहां से गया, क्योंकि लगातार जो रेबेलियंस थे उन्होंने असद सरकार के आर्मी के कई वेपन्स को कैप्चर कर लिया था, यहां तक कि उनके MiG-21 भी कैप्चर कर लिए थे। कहा यह जा रहा था कि उनके पास एयर डिफेंस मैकेनिज्म है, वो लगातार बड़े मिसाइल से अटैक कर सकते हैं, उनको अगर जानकारी मिली। लेकिन
जैसे ही विमान यहां से होम्स के आगे बढ़ा, ये विमान वापस घूम गया। तो निश्चित तौर पर इसके ऊपर दो पॉसिबिलिटी है बिल्कुल कि या तो विमान में बैठे क्रू को ये जानकारी मिली हो कि आपको उस तरफ नहीं जाना है, आप पर एयर स्ट्राइक्स हो सकती है, आप पर हमला हो सकता है, या फिर ठीक है, रूट डाइवर्ट कर दिया गया हो। रूट डाइवर्ट कर दिया गया। ये तीसरा सवाल है, इस पर हम आएंगे, लेकिन आप देखिए दमिश्क से सीधे होम्स की तरफ ये विमान नहीं गया है, यहां से टर्न लेते हुए होम्स पहुंचा है, होम्स की तरफ गया है। और इधर क्या है? टार्टस रशियन बेस। अब बड़ा सवाल, रडार से गायब कहां हो गया असद का प्लेन? गया तो गया कहां? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। रडार से गायब होने की यह मिस्ट्री क्या है सुमित, ये जरा समझाइए। अमीर, अब ये तीसरी बड़ी पॉसिबिलिटी जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं वो ये है कि विमान ने जब उड़ान भरी और ये वापस आया, वो यहां पर गायब हो गया, वापस आते हुए इस इलाके में गायब। इसकी दो पॉसिबिलिटी बनती है। पहली पॉसिबिलिटी है कि जब भी आपके पास कोई हाई प्रोफाइल ऐसे साथ में होता है जिसकी जान को खतरा होता है, जब उसको इवैक्यूएट करना होता है, आप कम्युनिकेशन डिवाइसेस, आप रेडार बंद कर देते हैं ताकि आप उनकी पकड़ में ना आए। और अभी सीरिया के अंदर क्या हुआ? 3.1 किलोमीटर से सीधे वो 1 किलोमीटर पर आ गया और उसके बाद रडार से गायब हो गया। अब जो उसने हाइट लूज करी एकदम से, ये है। और अभी जो लगातार एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि जब आप इतनी हाइट पर होते हैं, आप एकदम से ऐसे टर्न लेते हैं, तब एयरक्राफ्ट का गिरने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। ये तीसरी बड़ी पॉसिबिलिटी है जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं। सबसे बड़ी आशंका है कि 3.1 से सीधे 1 किलोमीटर पर आ गया, तो ऐसा तो नहीं, एक संभावना है कि कहीं ये विमान क्रैश तो नहीं हो गया। अब इसमें मैं आपको लगातार हर पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये खबरें हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं समीर, ये खबरें सीरियन टेलीविजन पे चल रही है लगातार लेबनान में। बिल्कुल, अगर इतनी हाइट अगर लूज की है, उसकी दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो लो फ्लाइंग कर लगातार कम्युनिकेशन रडार से बचकर निकलना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि अमेरिका को ये पता लगे, ये वो नहीं चाहते थे कि इजराइल को ये पता लगे, क्योंकि दमिश्क के ठीक पास अगर आप देखेंगे गोलान हाइट्स का इलाका है और इजराइल सर्वेलेंस कर रहा है इस इलाके में बहुत तेजी से, और वो लगातार ये सारी जानकारी रेबेलियन ग्रुप्स को भी दे रहा है। ये भी एक तो इस रशियन कार्गो प्लेन में क्या ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि एक बटन को ऑफ कर दिया जाए और वो रडार से गायब हो जाए? एक बटन नहीं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस को ऑफ करना था। अब मैं तीसरी पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, हो सकता है मतलब ये मुमकिन है। बिल्कुल बिल्कुल, पॉसिबिलिटी हर कुछ है। हो सकता है उनको बचाने के लिए सारी चीजें की होगी। ये भी हो सकता है कि क्या रशियन एयरक्राफ्ट के अंदर कुछ ऐसी टेक्निकल ग्लिच आए हो कि उसके क्रैश होने की पॉसिबिलिटी भी लगातार वहां की खबरें चल रही है कि ऐसे। लेकिन मुझे इसकी पॉसिबिलिटी कम लगती है। मुझे ये पॉसिबिलिटी लगती है कि ये इसलिए किया गया ताकि उनकी लोकेशन ना पता लगा सके। और अब देखिए कि टॉर्टस के अगर पास हो गए थे तो उनका मकसद था मेडिटेरियन सी से घूम के जाना, लेकिन अगर वो वापस आए तो आप मानिएगा कि वो या तो आप जॉर्डन की तरफ या फिर वो इजिप्ट की तरफ। और आप देखें पहली दो कंट्री जिन्होंने उनको आगाह किया था। आपने जो बातें कही हैं, देखिए इस वक्त इन्हीं सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहला सवाल, क्या असद रूस जाएंगे? इसकी पॉसिबिलिटी सीधे तौर पर नजर आती है, और मुमकिन यह भी है कि उन्होंने अपने परिवार वालों को भी रूस पहले ही भेज दिया। दूसरा, क्या असद ईरान जाएंगे? दूसरा जो मददगार देश है वो ईरान है रूस के बाद, तो मुमकिन यह भी है कि वो तेहरान चले गए हों, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी फिलहाल कम नजर आ रही है। तीसरा, क्या असद का प्लेन क्रैश हुआ? सुमित चौधरी ने आपको बहुत डिटेल में बताया, संभावना यह निश्चित तौर पर बनी हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है इस कार्गो प्लेन की, वो इजाजत देती है कि आप अपनी कम्युनिकेशन डिवाइसेस बंद कर दीजिए ताकि आपका प्लेन रडार से गायब हो जाए। हमारे साथ अश्विनी सिवाच साहब भी मौजूद हैं, हमारे तमाम एक्सपर्ट्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाच साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी सुमित ने जो डिटेल में जानकारी दी, क्या लगता है सबसे ज्यादा संभावना आपको किस बात की नजर आती है? प्लेन क्रैश की संभावना, या फिर रूस पहुंच गए टेक्निकल डिवाइसेस का इस्तेमाल करके रडार से खुद ही रशियन कार्गो प्लेन को गायब करवा दिया गया? हाँ देखो समीर, इसको अभी हमें ये देखना पड़ेगा। अगर आप देखें सीरिया के अंदर एयरक्राफ्ट भी, हथियार भी ज़्यादातर रशिया वर्जन के हैं। T-55 टैंक की बात हुई, BMP-1 की हुई, IL-76 जो एक प्रकार से लॉजिस्टिक एयरक्राफ्ट है, भारत के अंदर भी है, बहुत ही स्टेबल और बहुत ही अच्छा एक प्रकार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। IL अब कहाँ जा सकते हैं, पहले ये देखते हैं कि इसके पास दो चॉइस हैं, एक तो है रशिया, एक है ईरान। मगर ईरान में वो नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि ईरान अनस्टेबल खुद है। अब रशिया, क्योंकि रशिया के हथियार IL-76 ही रशियन है, वो वहीं रशिया की तरफ ही जा रहा है।
तो अब जब ये डमेस्कस से होम्स गया तो इतने लंबा रास्ता लिया, सर्किटस रूट लिया कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो विद्रोही ने कहीं एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा हो इसको गिरा दे, और होम जाके हाँ ये गायब हो गया रडार से, तो इसके क्या चांसेज है? मुझे लगता है कि इसके चांसेज हैं जो रशियन बेस है या तो वहाँ लैंड कर गया है ये, और या ये रशिया की तरफ चला गया है, क्योंकि अगर आप अपना कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दें तो उससे रडार का कोई फंक्शन नहीं, रडार तो फंक्शन कर ही रहे हैं, रडार तो देख ही रहे हैं कि वो कहां पर उड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि कहीं वो रशियन बेस पे उतरे हैं या रशिया की तरफ गए हैं। क्या ये हो सकता है कि इसका जो एयरक्राफ्ट है क्रैश हो गया है? उसके चांसेस कम लगते हैं, मगर पॉसिबिलिटी अभी भी है, क्योंकि 3000 से 1000 मीटर जब आया है और वो एकदम आया है, वो एक शक के दायरे में है। और ये सच्चाई है कि एक ये ट्रिक होती है कि अगर कोई एयरक्राफ्ट नैप ऑफ द अर्थ फ्लाइंग करे, नैप ऑफ द अर्थ फ्लाइंग करते हैं कि आप जमीन के बहुत नजदीक से उड़े तो आप एक प्रकार रडार को चकमा दे सकते हैं। बिल्कुल, तो क्या ये जो ट्रिक है उसके जरिए रडार को चकमा दिया गया, जो श्रीवास्तव आपकी तरफ से कहा गया? और एक बड़ी पॉसिबिलिटी रूस की तरफ जाने की भी एक और बड़ी खबर है। सीरिया में विद्रोही गुट ने कब्जे का ऐलान किया है। आधिकारिक बयान में क्या कहा गया आप देखिए, असद शासन का अंत हो गया है, यह ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है। असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। विद्रोही गुट ये बता रहे हैं सीरिया के लोगों से एकजुट रहने की अपील की गई है। सीरिया में अब किसी एक का वर्चस्व नहीं रहेगा। तो देखिए, सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है। विद्रोही गुट की तरफ से क्या बयान जारी किया गया आपको बताते हैं। कई सालों का अत्याचार और उत्पीड़न, इसका अब सीरिया में अंत हो चुका है, यह कहा गया है। बशर अल असद की सरकार गिर चुकी है। विनाश पीड़ा की विरासत छोड़कर असद देश से भाग चुके हैं, यह कहा गया है आधिकारिक बयान में। और देखिए, क्रांति और विपक्ष की ताकत से सीरिया पर नियंत्रण काबिज हुआ है, यह विद्रोहियों की तरफ से बोला गया। सीरिया की एकता और संप्रभुता की रक्षा करेंगे हर हाल में। सभी नागरिकों और उनकी संपत्ति की रक्षा करना यह मकसद है। शरणार्थियों और विस्थापितों को सुरक्षित घर लौटाया जाएगा। अपराध करने वाले सभी लोगों को कानून के हिसाब से जवाब देना होगा। सीरिया पर अब किसी एक का अधिकार नहीं होगा। सत्ता हस्तांतरण तक सीरियाई प्रधानमंत्री पूरा कामकाज देखेंगे। अतुल भारद्वाज सर, अब आपसे मेरा सवाल है कि क्या बशर अल असद, और जिस तरह से अब प्रधानमंत्री की तरफ से वहां पर बयान सामने आए हैं, बशर अल असद के वहां से जाने के बाद क्या आपको लगता है कि वहां पर एक स्थिरता, एक स्टेबिलिटी, एक शांति आ गई है? या फिर जो इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे कि जो गुट है, विद्रोही गुट, उनके बीच भी एक वर्चस्व की लड़ाई देखी जा सकती है कि कौन वहां की सत्ता पर काबिज होगा? देखिए, ये तो अभी अनसर्टनिटी बनी रहेगी कुछ टाइम तक कि वहाँ पर रूल कौन करेगा, और वो जो शासन होगा, जो भी नया शासन आएगा, वो अमेरिका के करीब होगा, टर्की के करीब होगा। अब रशिया के करीब तो होगा नहीं, जो भी नया वहाँ पर शासक बनेगा। और अब अगर आप देखें तो ये लड़ाई में एक बहुत बड़ा मुद्दा जो देखें, वो असद जो है वो नवंबर 11 को वो सऊदी अरेबिया में थे। अब सऊदी अरेबिया में वो वहाँ थे, और ये कहा जा रहा है, कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि एक डील चल रही थी सऊदी अरेबिया और असद के बीच में, और उसने कहा था कि अगर आप अपना ये राज छोड़ देंगे तो हम ट्रंप के थ्रू, जैसे ही ट्रंप आएंगे तो हम सैंक्शंस हटा दी जाएंगी। तो जितनी भी जिस तरीके से ये असद गए हैं यहाँ से बाहर, जिस आसानी के साथ रेबल फोर्सेस आगे बढ़ी हैं, ये क्लियरली लग रहा है कि कहीं पर कोई संधि भी हुई है। और ये संधि हुई है और इसके चलते हुए असद ने छोड़ा है। और यहाँ एक बड़ा क्लियर साइन दिखाई दे रहा है, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में जो डिवीज़न है इस वक्त, वो एक बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। एक तरफ है बाइडन जो अपनी ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ को चलाते रहना चाहते हैं, और उन्होंने ये बयान अभी दोबारा भी दिया है। और दूसरी तरफ देखें तो सऊदी अरेबिया और बाकी सारे मुल्क ऑलरेडी ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं और एक संधियाँ करा रहे हैं। ट्रंप कभी भी इस फेवर में नहीं है कि वो सीरिया में अमेरिकन फोर्सेस कंटिन्यू करें, और जो पहली ट्रेडिशनल बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से सीरिया को हैंडल कर रही थी वो हैंडल करती रहे। तो उसको भी देखते हुए, उस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पूरे
फ्रेमवर्क में अगर आप इसको ढालेंगे, अमेरिकन पॉलिटिक्स के फ्रेमवर्क में ढालेंगे, तो आपको चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर होती हुई नजर आएंगी कि ये शायद इतना बड़ा पुश वो नहीं था रेबल्स की तरफ से, ये एक संधि के तहत मैं देख रहा हूं इसको। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है भारद्वाज साहब। और देखिए अब जरा ये भी जान लेते हैं कि सीरिया में तख्ता पलट करने वाले विद्रोही गुट के नेता अबू मोहम्मद अल जौलानी आखिर हैं कौन, इनके बारे में जानिए। विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम, जिसे एचटीएस कहा जाता है, ये उसके नेता हैं। 1981 में सऊदी अरब के रियाद में जन्म हुआ जौलानी का। पिता पेट्रोलियम इंजीनियर के तौर पर काम करते थे। 1989 में परिवार सीरिया लौटता है और दमिश्क के पास बस जाता है। 2003 में इराक पहुंचा। बगदादी का भी ये करीबी रहा है। जी हां, आईएसआईएस जैसे बर्बर आतंकी संगठन का जो मुखिया था बगदादी, उसका यह शख्स करीबी रहा है। बगदादी के कैंप में ट्रेनिंग के बाद यह दोबारा सीरिया पहुंचा। दुनिया भर से लड़ाकों को अपने कैंप में इसने शामिल किया। अमेरिका ने $1 करोड़ का इसके ऊपर इनाम रखा है। मोहम्मद अल जौलानी को अमेरिका ने टेररिस्ट घोषित किया हुआ है। $1 करोड़ का इनाम रखा है। और प्रोफेसर अमिताभ, आज इसी एचटीएस को, इसी जौलानी को अमेरिका का फुल ऑन सपोर्ट विद्रोह के लिए सीरिया की धरती पर सीधे तौर पर नजर आता है। इसे कैसे देखा जाए? ये गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म वाली जो थियरी दी जाती है, उसके मद्देनजर अगर आप बता सकें। देखिए, अमेरिका हमेशा एक डुअल पॉलिटिक्स खेलता रहा है। हर बार गेम ऑफ वन अपमैनशिप इस पूरे रीजन में करता रहा है और खासकर दुनिया में तो करता ही रहा है। अगर आप इनकी हिस्ट्री को भी देखें तो इनके पिता, जो आपने बताया कि वो गोलान हाइट से आए थे, यानी इनका अभी भी सीरिया के उस गोलान हाइट के प्रति कुछ ना कुछ सिंपैथी होगा जो अभी इजराइल के कब्जे में है। यानी ये पूरी तरह से सीरिया के उस गोलान हाइट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन अमेरिका का जो भी इस रीजन में पॉलिटिक्स है, देखिए अमेरिका एक बड़े क्लियर कट ऑब्जेक्टिव से काम करता है। उसका ऑब्जेक्टिव है कि उसकी ऑयल सप्लाई पूरे इस गल्फ रीजन से बदस्तूर जारी रहे। इसको जो भी फैसिलिटेट करेगा, चाहे वो सऊदी अरेबिया के डिक्टेटर हो, इराक में सरकार गिराना हो, लीबिया में गद्दाफी को ख़त्म करना हो, सीरिया में असद को ख़त्म करना हो, ये उसका ऑब्जेक्टिव है और इसके लिए वो किसी हद तक जा सकता है। जिस तरह से आप बता रहे थे कि ये अलकायदा में पहले थे, अलकायदा से इन्होंने एक HTS बनाया और फिलहाल इन्होंने बड़े क्लियर कट शब्दों में कहा है कि हम ये चाहते हैं कि सीरिया में धार्मिक सहिष्णुता बनी रहे। यानी एक अलकायदा का ऑपरेटिव ये कह रहा है कि यहाँ जो 15% क्रिश्चियंस हैं उनको भी हम बर्दाश्त करेंगे या एक सम्मानजनक पोजीशन देंगे। अमेरिका इसमें एक बहुत बड़ा क्रूशियल प्लेयर होगा। अमेरिका का सीधा ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी तरह हिजबुल्लाह, ईरान और रशिया का जो नेक्सस था उसको ख़त्म किया जाए। चूंकि इजराइल को उसमें शांति होगी, आने वाले अगले 1 महीने में जब ट्रंप साहब वहाँ काबिज हो जाएंगे, उनके लिए एक क्लीन स्लेट मिलेगा कि देखिए हमने इसके पहले ही सारा शांति करा दिया था। प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहेंगे कि अब कहीं कोई युद्ध नहीं चल रहा है, शांति है या शांति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन बाइडेन को भी इसका श्रेय मिलेगा कि उन्होंने असद को खत्म कर दिया। यानी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी की सारी पॉलिटिक्स इस समय वेस्ट एशिया और यूक्रेन रशिया वॉर में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यह भी सही है कि किसी न किसी तरह यहां शांति अमेरिका नहीं चाहता है। देखिए, कुर्दिस्तान जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है सीरिया का, वहां अभी भी 800-900 अमेरिकन ट्रूप्स हैं जो वहां के तेल खदान जो हैं या तेल के जो भंडार हैं उनको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यानी सीरिया में भी अमेरिकन प्रेजेंस है और वो कुर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। और एक तरह से उन्होंने इंसुलेट कर दिया है सीरिया को उस पार्ट से, इराक से, जहां पर वो नेगोशिएट नहीं कर पाए। अगर आप मैप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुर्दों का वो इलाका जो टर्की के बॉर्डर पे है, उससे वो अलग हैं। यानी ये एक पूरी तरह की खिचड़ी पक रही है। इस खिचड़ी में वायलेंस बहुत ज्यादा होगा। ऐसा नहीं है कि सीरिया के बशर असद जाने के बाद वहां के जो फोर्सेज हैं या उनके सपोर्टर्स हैं वो भी शांत बैठे रहेंगे। यानी अब 4 फोर्सेज में यहां लड़ाई होगी। एक कुर्दिस्तान है, एक जो टर्की सपोर्टेड लोग हैं, एक जो HTS है और जो असद के सपोर्टर्स हैं जो अभी शांत बैठे हैं। लेकिन ये 4
जो एक्टर्स हैं इस रीजन में, सीरिया में खास, यानी कुल मिलाकर शांति आने वाली नहीं है, और भी ज्यादा वायलेंस और भी ज्यादा हिंसा देखने को मिल सकती है। ये जो 4 गुट है विद्रोहियों के, इनके बीच में हिंसा देखने को मिल सकती है। इस बात सर आपको जोड़ना चाहते हैं, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, विद्रोहियों के दमिश्क में घुसते ही भाग खड़ी हुई असद की सेना। पुलिस चौकी पर विद्रोहियों का कब्जा हुआ है, जो जानकारी सामने आ रही है और तस्वीरें भी अब निकल कर आ रही है, क्योंकि अब विद्रोहियों ने पूरी तरह से अपने कंट्रोल में दमिश्क को ले लिया है। और इससे जुड़ी एक और तस्वीर तस्दीक करती हुई पुलिस चौकी पर विद्रोहियों के कब्जे की तस्वीर आपके सामने, यानी पूरी तरह से हर तरफ इस वक्त विद्रोहियों का कब्जा है। अब आगे क्या होगा, कौन शासन करेगा, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि प्रधानमंत्री सीरिया के बोल चुके हैं कि वो सत्ता हस्तांतरण के लिए पूरी तरह से तैयार है। और वहीं सीरिया के प्रधानमंत्री ने बाकायदा एक बयान जारी किया है, कहा है कि मैं सत्ता हस्तांतरण के लिए बिल्कुल तैयार हूं, मंत्री परिषद की बैठक में मैं मौजूद रहूंगा, मैंने सीरिया नहीं छोड़ा है, मैं अभी अपने घर पर ही हूं। असद सरकार में प्रधानमंत्री थे गाजी अल जलाली, और उनकी तरफ से यह कहा गया है कि वो ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो तख्ता प्लाट पर सीरियाई प्रधानमंत्री गाजी अल जलाली का जो बयान है वो निकलकर सामने आया है, और यह आपको बताते हैं कि बयान में क्या कहा गया। सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का हम रुख कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सीरिया के बोल रहे हैं कि मैं सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार हूं। यह बयान दिया गया है मंत्री परिषद यानी कैबिनेट की बैठक में, मैं मौजूद रहूंगा, मैं कहीं गया नहीं हूं, मैं यहीं पर हूं। यह संकेत दे रहे हैं मैंने सीरिया नहीं छोड़ा है, यह बताया जा रहा है सीरिया के प्रधानमंत्री की तरफ से। जी हां, और शायद इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं अपने घर में हूं, ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, और पावर्स का ट्रांसफर हो जल्द से जल्द, बेहतर तरीके से हो, ये उनकी मंशा है, और इसीलिए वो देश छोड़कर भागे नहीं हैं। इस बीच एक और अहम खबर है, सीरिया में हिजबुल्लाह चीफ रहे नसरल्लाह के पोस्टर फाड़े गए, ईरानी दूतावास के बाहर पोस्टर फाड़े गए, कासिम सुलेमानी के भी पोस्टर फाड़े गए। ये नए युग की शुरुआत है सीरिया में। विद्रोहियों ने नसरल्लाह और सुलेमानी के पोस्टर फाड़े हैं। ये देखिए तस्वीरें। यहां खास बात यह है कि सीरिया की इसी सरजमीन पर ISIS के आतंकियों के खात्मे में बड़ा रोल रहा था ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी का। वो हिजबुल्लाह जिसकी वजह से विद्रोही गुट अभी तक आवाज नहीं उठा पा रहे थे, उसके चीफ नसरल्लाह, इन दोनों के पोस्टर्स को अब सीरिया में फाड़ा जा रहा है, इन्हें हटाया जा रहा है। ईरान का जो प्रभुत्व है वो सीरिया में अब नहीं रहा। कुल मिलाकर ये एक तरह का ऐलान है इस जेस्चर के जरिए। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, सीरिया में तख्ता पलट के बीच इजराइल का सीरिया के बॉर्डर पर बड़ा एक्शन। सीरिया की सीमा से लगे गांव में इजराइल का हमला हुआ है। गोलान जो हाइट्स का एरिया है, यहां पर इजरायली सेना टैंकों के साथ घुस गई है। इजरायली सेना का डिपो को तबाह करने का दावा भी सामने आया। तो ये देखिए, पहले से इजराइल ये चाहता था ताकि जो लगता हुआ सीरिया का बॉर्डर है और जो गोलान हाइट्स का इलाका है उसे कैसे बफर जोन में तब्दील किया जाए, और अब वहां पर जो इजरायली टैंक है वो दाखिल हो गए और एक के बाद एक इन टैंक के जरिए हमला किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने। तो देखिए, राजधानी दमिश्क पर अब हो गया है विद्रोही गुटों का कब्जा। दमिश्क छोड़कर बशर अल असद भाग चुके हैं। असद के घर में विद्रोही दाखिल हो चुके हैं। विद्रोहियों से डरे असद के सैनिक। दमिश्क में असद के खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ है, यानी विद्रोहियों ने जिस तरह से कब्जा जमाया है उसके समर्थन में भी लोग उतरे। होम्स शहर पर कब्जा हो चुका है। होम्स छोड़कर असद के सैनिक भाग चुके हैं, यानी धीरे धीरे करके जो तमाम इलाके हैं, तमाम शहर हैं, वो विद्रोहियों की जद में आ चुके हैं। और देखिए खौफ कैसा है सैनिकों में। वर्दी छोड़कर सादे कपड़े में वहां के सैनिक भागे हैं ताकि पहचान ना पाए उन्हें कोई। बशर के पिता की मूर्ति को तोड़ दिया है वहां के लोगों ने, विद्रोहियों ने। जेलों से 3500 कैदियों को छुड़ाया गया है।
तो ये इस वक्त स्थिति है सीरिया में तख्ता पलट के बाद। और जानकारी यह भी मिल रही है कि सीरिया के नेशनल टीवी पर विद्रोहियों ने एक बड़ा ऐलान किया है। असद के तख्ता पलट का ऐलान वहां के नेशनल टेलीविजन पर किया गया है। विद्रोहियों का नेशनल टीवी हेडक्वार्टर पर कब्जा हुआ, ये थोड़ी देर पहले हमने खबर आपको दी थी। और अब देखिए वहां से क्या अनाउंसमेंट किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन कैसे देखने को मिला, यह भी आप देखिए। सीरिया के लोगों ने बशर के पिता की मूर्ति को तोड़ा है। यह तस्वीर आपके सामने जर्मन शहर चौराहे पर लगी मूर्ति को तोड़ा गया है। असद सरकार को उखाड़ फेंकने का खुद वहां के लोगों ने, सीरिया की आम जनता ने कैसे आह्वान किया और कैसे विद्रोहियों की मदद की है, यह आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए। और देखिए ये नई तस्वीरें सामने आ रही हैं तख्ता पलट के फौरन बाद की। ये तस्वीरें हैं जहां पर भारी संख्या में विद्रोहियों के साथ आम लोग भी नजर आ रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जिस तरह से राष्ट्रपति बशर अल असद का तख्ता पलटा गया है, उसके बाद देखिए कैसे सड़कों पर उतरकर लोगों ने, विद्रोहियों ने मनाया है जश्न। सीरिया में गृह युद्ध पर कई देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, रूस समेत कई देशों के विदेश मंत्रियों की दोहा में बैठक। ये देखिए आप तस्वीर देख पा रहे हैं, रूस, ईरान, तुर्की, इराक के विदेश मंत्रियों की बैठक, कतर, मिस्र, सऊदी अरब, जॉर्डन के विदेश मंत्रियों की बैठक। सीरिया में स्थायी शांति पर जोर दिया जा रहा। और बड़ी बात यह है कि यहां पर जो दो विरोधी, अगर अलग अलग गुटों की बात की जाए, अलग अलग देशों की बात करें, तो वो भी यहां पर नजर आ रहे हैं उनके विदेश मंत्री। खास तौर पर अगर यहां पर रूस और ईरान के विदेश मंत्री मौजूद हैं, तो यहां पर आप देखिए तुर्की और इराक के जो विदेश मंत्री हैं वो मौजूद हैं। तो इस तरह से अब एक तरह से क्या होगा यहां पर सॉल्यूशन, उस पर बात भी हो सकती है। कुल मिलाकर सीरिया इंटरनेशनल अखाड़ा बनता नजर आ रहा है। कैसे, आइए आपको इसकी डिटेल देते हैं। रूस का असद सरकार को भरपूर समर्थन हासिल था और पिछले 8 सालों से जो सरकार चल रही थी बशर अल असद की, वो रूस और ईरान के सहयोग से ही चल रही थी। तुर्की शुरू से ही मिलिटेंट्स के साथ था। तुर्की लगातार विद्रोही गुटों के साथ था। सामरिक महत्व की वजह से रूस की सीरिया में रुचि है। रूस के यहां पर तमाम बेसेस हैं। इसके अलावा तुर्की असद सरकार को गिराने की कोशिश आज से नहीं कई सालों से कर रहा था, लेकिन अब उसे सीरिया में मुफीद वक्त नजर आया है। विद्रोहियों के खिलाफ ईरान का साथ मिला बशर अल असद को और उसकी वजह से ही विद्रोही अभी तक हावी नहीं हो पाए थे। वहीं सऊदी अरब और कतर ने विद्रोहियों को हथियार दिए हैं। तो तमाम जो मुस्लिम देश हैं उनका भी कैसे इन्वॉल्वमेंट रहा है सीरिया के अंदर बशर अल असद की सरकार के खिलाफ, वो भी पता चलता है। करुणा, तो बिल्कुल ईरान के साथ हिजबुल्लाह भी लड़ाई में आ गया। जो हमने देखा कैसे ईरान का समर्थन मिला हिजबुल्लाह को आईएसआईएस हटाने के नाम पर। अमेरिका की जो एंट्री है वो हुई सीरिया में और इस तरह से आईएसआईएस का जो खात्मा है वो भी किया गया। एक ही सवाल सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिसका इंडिकेशन अभी कुछ देर पहले अमिताभ सर दे रहे थे कि हो ना हो, अगर इतनी आसानी से बशर अल असद वहां से हट जाते हैं तो हो सकता है कि कोई समझौता इसके पीछे हो, कोई संधि हो इसके पीछे। और अब हम वो तस्वीर दिखा रहे दोहा की, जहां पर रूस के, तुर्की के, ईरान के, तमाम अलग अलग देशों के, मिस्र के जो विदेश मंत्री वो इकट्ठा हो रहे हैं। और अब क्या होना चाहिए सीरिया में, उस पर मंथन हो रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो हम आगे तस्वीर देख रहे हैं उसके बैकड्रॉप में, उसके पीछे बहुत कुछ चल रहा था कूटनीतिक तौर पर? हाँ बिल्कुल, देखो करुणा, ये तो सच्चाई है कि जिस प्रकार से अब तख्ता बदला गया है, आगे क्या होगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या ये एक प्रकार से फिक्स मैच था, क्या ये कोई समझी हुई थी? मुझे लगता है इसके चांसेस कम हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका, इजराइल ने देखा था कि मौका बड़ा अब फिट है, कहीं ना कहीं ईरान और रूस हेल्प नहीं कर पाएंगे, विद्रोही जो हैं रेबल वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे, उनको सपोर्ट किया। और अगर आप देखें कि सीरिया की जो फौज थी वो वाकई कमज़ोर थी, उसका मोराल भी डाउन था, लीडरशिप नहीं थी, सामान नहीं था, वो लड़ रहे थे। स्पेशली ईरान के जो हिजबुल्लाह थे और जो रूस का
एयरपोर्ट से, वो जैसे ही हटी तो वो गिर गए। अब सच्चाई ये है कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है अब आगे क्या होगा, क्योंकि विद्रोही ने ले तो लिया मगर अब कई देशों के अलग अलग इंटरेस्ट हैं। पहली बात तो जो विद्रोही हैं इनका ISIS और अल-कायदा से भी कहीं ना कहीं लिंक है। फिर क्या जो एक्टर्स एंड कैरेक्टर है, तुर्की का अपना इंटरेस्ट है, तुर्की कुर्द के बिल्कुल अगेंस्ट, जो कुर्दिस्तान के जो रेबल्स हैं उनके अगेंस्ट रहा है। इजराइल चाहेगा कि गोलान हाइट को वो और भी बफर जोन बनाए, वो सीरिया का कुछ इलाका लेना चाहेगा। अमेरिका अपनी बेसिस को ज़्यादा बनाना चाहेगा। तो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी या जो रेबल्स बनाएंगे, ये क्या एक प्रकार स्टेबल होगी, इसके अंदर कहां किसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, ये मुझे लगता है एक बहुत ही $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है। इसके अंदर एक्टर्स एंड कैरेक्टर इतने थे कि ऐसा लगता था सीरिया को समझना बड़ा मुश्किल है। कहीं ईरान है, कहीं रूस है, और कहीं आप देखें कि उसके अगेंस्ट इजराइल भी है, अमेरिका भी है, तुर्की भी है, सऊदी भी है, UAE, सबके। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और यही वजह है कि सीरिया में तमाम महाशक्तियों का इन्वॉल्वमेंट भी सीधे तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन अब तख्ता पलट के बाद आगे होगा क्या? सीरिया के हालात पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।